नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में मंथली पेंशन एवं कम्यूटेड पेंशन का टैक्स कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है मासिक पेंशन, मंथली पेंशन। तो पेंशन को सबको पता है कि पेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, पेंशन होती क्या है। पेंशन किसे प्राप्त होती है? अवकाश ग्रहण करने के पश्चात। इसका मतलब हो गया कि सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोक्ता कर्मचारी को उसके जीवन यापन के लिए पेंशन स्वीकृत करता है। पेंशन का भुगतान सामान्यतः मासिक आधार पर किया जाता है। मासिक पेंशन की राशि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो। तो यहाँ सबसे पहले आता है पेंशन। ये पेंशन क्या होता है कि कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा एक सेवानिवृत्ति के पश्चात एक मासिक भुगतान किया जाता है पेंशन के रूप में उसको, जो कि पूर्णतः कर योग्य होगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे निजी क्षेत्र का कोई कर्मचारी हो। उसे उस राशि जो भी उसको मंथली पेंशन मिलेगी उस राशि पे कर का भुगतान करना पड़ेगा। तो यह मंथली पेंशन क्या होता है कि नियोक्ता द्वारा दी जाएगी और ये अलग अलग रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, जैसे राज्य सरकार में किस प्रकार से पेंशन दी जाएगी, या फिर है ना निजी क्षेत्र का एक कर्मचारी होता है तो उसको कई, या तो वो है एनपीएस में इन्वेस्ट करके फिर लास्ट में रिटायरमेंट पे एन्युटी खरीदता है तो उस बेस पे पेंशन मिलती है, या फिर वो 20 से अधिक कर्मचारी यदि उस नियोक्ता के पास है, वो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में, तो उसको भविष्य निधि संगठन के द्वारा पेंशन दी जाती है। तो इनका अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, अलग अलग राशि का भुगतान किया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी उसको राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी, मासिक रूप से प्राप्त होती है, और वो मासिक रूप से जो भी राशि प्राप्त होगी वो टैक्सेबल होगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए क्या होगी, मंथली पेंशन टैक्सेबल होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अपने पास कोई भी क्वेश्चंस होगा या किसी प्रकार की कोई टैक्स की समस्या होगी, तो कई बार क्या होता है कि एक ही कर्मचारी वेतन भी प्राप्त करता रहता है और वो मंथली पेंशन भी प्राप्त करता था। ऐसा कई कंडीशंस में हो जाता है कि एक आदमी जैसे किसी नियोक्ता के पास 20 साल काम कर लिया और उसने पेंशन वहाँ पे पेंशन वो ले रहा है और दूसरी जगह वो नौकरी करने लग गया है, रिटायरमेंट के बाद में भी वो किसी प्रकार का कोई किसी नियोक्ता के पास काम कर रहा है, उसके पूर्व के नियोक्ता द्वारा पेंशन उसको दी जा रही है। तो इस प्रकार से मंथली पेंशन का कॉन्सेप्ट भी उस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को दिमाग में एक चीज़ फिट कर लेनी है कि मासिक पेंशन क्या होगी, टैक्सेबल होगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और वो भी क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। उसमें से नहीं है पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट वाला। मतलब इसमें क्या होगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी में पूरा का पूरा अमाउंट मंथली पेंशन का इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे कुछ विशेष बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है कैलकुलेशन करने से पहले। मासिक पेंशन देय आधार पर कर योग्य होती है। ठीक है। दूसरा, कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात पेंशन बंद हो जाती है, किंतु यदि नियोक्ता कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात कर्मचारी के परिवार को कोई पेंशन स्वीकृत करता है तो ऐसी पारिवारिक पेंशन कहलाती है। ऐसी पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए वेतन शीर्षक में कर योग्य न होकर अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हो सकता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी काम न आए, लेकिन ये टैक्स के कैलकुलेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसका इंडिविजुअल के असेसमेंट में भी यूज हो सकता है या फिर बेसिक नॉलेज के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पेंशन बंद हो जाती है और उसको यदि पारिवारिक पेंशन दे है तो वो कौन से सोर्स में होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये तो आ गया पेंशन का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद में आता है पेंशन की एकमुश्त राशि। यदि अब होता क्या है कि जैसे कि नियोक्ता एक पेंशन का एक भाग, चाहे वो 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, या पूरी पेंशन भी हो सकती है, वो क्या करता है, उस
कर्मचारी को एक साथ एकमुश्त भुगतान कर देता है। जैसे कि राज्य सरकार में भी क्यूमुलेटिव पेंशन का रूल है कि वो लगभग 1/3 के आसपास जो भी पेंशन होती है उसको एकमुश्त भुगतान करते हैं, एक फॉर्मूला फिक्स है, और उसके पश्चात उसी राशि को 14 ईयर तक रिकवर करते हैं मेन पेंशन से। तो इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन अलग अलग सेक्टर में अलग अलग होते हैं। तो वो जो एक साथ भुगतान हो रहा है कि एक राज्य सरकार का कोई कर्मचारी है, वो साधारणतः जैसे मान लीजिए 50,000 पेंशन लेता है, तो उसको एकमुश्त लगभग 10-15 लाख रुपए का भुगतान होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो राशि किस सीमा तक कर मुक्त होगी, किस सीमा तक कर योग्य होगी, उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात नियमित मासिक पेंशन प्राप्त करने के स्थान पर संपूर्ण या आंशिक पेंशन एकमुश्त प्राप्त करता है, तो ऐसी एकमुश्त राशि के कर मुक्त या कर योग्य भाग की गणना के प्रावधान निम्न प्रकार से। अब यहाँ पे देखो, एक तो संपूर्ण राशि, अभी मैंने बताया राज्य सरकार का नियम, राज्य सरकार में संपूर्ण राशि एकमुश्त नहीं दी जाती है, एक फॉर्मूला उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दी जाती है, और उसको 14 ईयर्स में उसकी जो मंथली पेंशन है उससे रिकवर किया जाता है। हो सकता है कि निजी क्षेत्र में ऐसा कोई किसी रूल्स रेगुलेशन में कोई कंपनी उसको संपूर्ण राशि भी करे। तो यहाँ पे पहली कंडीशन आएगी सरकारी कर्मचारी की दशा में, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी, स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटीज होते हैं जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, है ना, या केंद्र व राज्य सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किसी निगम के कर्मचारी, जैसे कि RTDS है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, या RSRTC है, राजस्थान रोडवेज है। तो इस प्रकार के जो है, या फिर उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा जो भी एकमुश्त राशि प्राप्त की जाएगी कम्यूटेशन, वो क्या आएगी, पूर्णतः कर मुक्त होगी, मतलब एग्जेम्प्ट होगी, उसको टैक्स कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। अब आता है नेक्स्ट, अन्य किसी गैर सरकारी नियोक्ता से प्राप्त एकमुश्त पेंशन राशि। ठीक है, गैर सरकारी नियोक्ता से प्राप्त एकमुश्त राशि निम्न सीमा तक कर मुक्त होगी। मतलब ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है 2 पॉइंट। ठीक है, इनमें पहला है, यदि कर्मचारी को कोई ग्रेजुटी की राशि भी मिलती है तो वह साधारणतः संपूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का अधिकारी उसके 1/3 भाग की एकमुश्त राशि तक कर मुक्त होती है। मान लीजिए एक कोई कर्मचारी है, उसको ग्रेजुटी का उपादान राशि का भुगतान हो रहा है और उसको संपूर्ण पेंशन मान लीजिए 9 लाख रुपए प्राप्त होनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉइंट में है 1/3 भाग। अब उसको एकमुश्त राशि 4 लाख रुपए वह नियोक्ता उसको भुगतान कर रहा है कम्यूटेड पेंशन के प्रकरण में। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो उसकी संपूर्ण राशि होगी, ठीक है, एकमुश्त राशि, उसके 1/3 भाग तक वो क्या होगा, कर मुक्त होगा, वह राशि कर मुक्त होगी, ग्रेजुटी यदि उसको मिल रही है। सेकंड कंडीशन है, यदि कर्मचारी को कोई ग्रेजुटी की राशि नहीं मिलती है तो वो क्या होगा, लगभग आधे भाग के बराबर क्या होगी, कर मुक्त होगी। कि जैसे मान लीजिए एक ग्रेजुटी 9 लाख रुपए है और उसको ग्रेजुटी मिल रही है, उसको 9 लाख रुपए कम्यूटेड पेंशन का भुगतान हुआ, तो उसको 1/3 भाग मतलब 3 लाख रुपए तक कर मुक्त होगी और उसे 6 लाख रुपए पे कर देना पड़ेगा। और उसे यदि मान लीजिए 10 लाख मिल रहा है और ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो उसको 5 लाख, 10 लाख का 1/2 कितना हुआ, 5 लाख, उसको क्या होगा, कर मुक्त होगी। अब लास्ट एक नोट है, विशेष कंडीशन, कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के सदस्यों को प्राप्त पेंशन अन्य साधन से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। कि जिसे क्या होगा, कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसके बाद उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन प्राप्त होगी, तो वो क्या होगी, अन्य साधन से आय होगी। ऐसी प्राप्त राशि का 1/3 भाग या 15,000 दोनों में से जो भी कम होगा वो क्या होगा, कर मुक्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से विशेष तौर पे अपने को ध्यान ये रखना है कि कम्यूटेड पेंशन तो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो गैर सरकारी हो। कम्यूटेड पेंशन में क्या होगा, सरकारी कर्मचारी के केस में क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, और गैर सरकारी कर्मचारी में 2 कंडीशन आएगी, ग्रेजुटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। ग्रेजुटी मिलती है तो 1/3, ग्रेजुटी नहीं मिलती है तो 1/2। इस प्रकार से ये पेंशन
और क्यूमुलेटेड पेंशन का कैलकुलेशन किया जा सकता है।